हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका तारा क्लासेस चैनल पर। इस वीडियो में हम क्लास 6 में भूगोल विषय का पाठ प्रथम सौर मंडल में पृथ्वी का कंप्लीट लेसन देख रहे हैं। ठीक है, इसका पहला पार्ट वीडियो बन चुकी है। अब दूसरा पार्ट है जिसमें हम इसको बचे हुए को पूरा करेंगे। ठीक है, आइए हम देखते हैं। पिछली वीडियो में हमने इनके बारे में जान लिया था। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सभी क्या है, आंतरिक ग्रह हैं। ठीक है, सूर्य के बहुत नजदीक और चट्टानों से बने हैं। ठीक है, ये हमने पिछली वीडियो में जान लिया था। ठीक है, और ये भी हमने जान लिया था जिसमें बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून ये सभी क्या है, बाह्य ग्रह हैं। ठीक है, ये सूर्य से दूर हैं, बहुत बड़े आकार के हैं। ये गैसों और तरल पदार्थों से बने हैं। ठीक है, आइए हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब शुरुआत करते हैं कि आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। ठीक है, आसमान में जो चंद्रमा दिखाई देता है वो क्या है, एक उपग्रह है और यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, पृथ्वी क्या करता है, चारों ओर चक्कर लगाता है। कौन, चंद्रमा। ठीक है, पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उसमें से कुछ के पास अपना चंद्रमा है। इसमें क्या कहा गया कि देख, चंद्रमा जो ग्रह है, उपग्रह, वो किसका है, पृथ्वी का। ठीक है, पृथ्वी पर हम रहते हैं। ठीक है, ये जो चंद्रमा है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, हमारी पृथ्वी के अलावा अन्य 7 ग्रह हैं जो हमने जाना था पिछली वीडियो में। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सभी ग्रह 8 ग्रह हैं, है ना। ठीक है, आगे देखते हैं सौर मंडल। ठीक है, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। तो सौर मंडल क्या है, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं जिसका मुख्य सूर्य है, यानी कि सूर्य के अंदर में रहता है। ठीक है, सूर्य, 8 ग्रह जो हमने पीछे पढ़ा। ठीक है, इनके उपग्रह और अन्य जो खगोलीय पिंड है जैसे क्षुद्र ग्रह है, उल्का पिंड मिलकर क्या करते हैं, सौर मंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, उसी हम सौर परिवार का नाम देते हैं। ठीक है, सौर मंडल को हम क्या कह सकते हैं, सौर परिवार कह सकते हैं। और जिसका मुख्य कौन है, सूरज है। ठीक है, सूरज सौर मंडल के अंदर में रहता है और सौर मंडल का जो मुखिया है जो सूरज है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं, ग्रह के संबंध में जानते हैं। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, ये तो हमको पता ही है। ठीक है, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह हैं। बुध ग्रह है, सबसे नज़दीक बुध ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह भी बुध ग्रह है। ठीक है, उसके बाद शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है। ठीक है, मंगल और बृहस्पति के मध्य क्षुद्र ग्रह पट्टिका है। फिर बृहस्पति है, शनि है, अरुण है जिसे यूरेनस बोलते हैं और वरुण है जिसे नेपच्यून बोलते हैं। ये 8 ग्रह हैं। ठीक है, सौरमंडल में। और यहाँ पर दिया गया है सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने के लिए एक ट्रिक दिया है। जो तरीका है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सेव्ड अस नट्स। ठीक है, ये ट्रिक से याद करने चाहो तो याद कर लो, नहीं तो वैसे ही सीधा सीधा याद हो जाएगा, है ना, याद करो तो। आगे चलते हैं। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये दीर्घवृत्ताकार में फैला हुआ है। यह कक्षा कहलाती है। ठीक है, ठीक है,
सौर मंडल में सभी 8 ग्रह हैं, ठीक है, जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, है ना। ये सूरज, इसके चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, ठीक है। और इस जो ये चक्कर लगाते हैं, ये चक्कर किस दीर्घ वर्ताकार में फैला हुआ है, ठीक है। इस तरह से इसकी लंबाई, चौड़ाई और लंबाई में अंतर होता है। इसके 2 फोकस बिंदु होते हैं, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं? कक्षा बोलते हैं। पूरी जो दीर्घवृत्ताकार में फैली हुई है, इसको क्या बोलते हैं? कक्षा बोलते हैं। बुध सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है, ठीक है। पहला भी पढ़ा हमने कि बुध क्या है? सबसे नजदीक का ग्रह है सूर्य के। और अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लगभग 88 दिन लेता है। कितने दिन लेता है? 88 दिन लेता है। कौन? बुध ग्रह। बुध ग्रह सूर्य के चक्कर लगाने में 88 दिन का समय लेता है। और शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, ठीक है। शुक्र को पृथ्वी का क्या माना जाता है? जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकृति पृथ्वी के ही समान है। इसकी आकृति किसके समान है? पृथ्वी के समान है। इसलिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड, इसमें 2003 UB 313 सीरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। क्या है? जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन है, ठीक है, इसने बैठक की 2006 में, अगस्त 2006 में, और इसमें निर्णय लिया कि जो प्लूटो ग्रह है वो 2003 UB 2013 या सीरस की तरह ही क्या है? एक बौना ग्रह है, ठीक है। बौना ग्रह में डाल दिया गया इसको। पहले 2006 से पहले प्लूटो एक ग्रह के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब इसको किस नाम से जाना जाता है? बौने ग्रह के नाम से, ठीक है। क्योंकि ये प्लूटो ग्रह है ना, तो दूसरे ग्रह की जो चक्कर लगाने की जो पथ था उसको ये काटता था, ठीक है। इस कारण से इसको ग्रहों की श्रेणी से बाहर निकाला और बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया, ठीक है। इसमें हमने क्या सीखा कि 2 अगस्त 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने बैठक की और उसमें यह निर्णय लिया कि जो प्लूटो ग्रह है उसको अब बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया जाए, ठीक है। आगे चलते हैं। क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है, ठीक है। सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से, ठीक है। सौर शब्द का अर्थ क्या है? सूर्य से संबंधित है, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहते हैं, ठीक है। सूर्य के चारों ओर जो जितने भी ग्रह, उपग्रह, उनका पिंड, शुद्ध ग्रह, जो भी आदि जो भी पिंड है वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उन सभी को मिलाकर सूर्य का परिवार या सौर मंडल कहते हैं, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में सोलर सिस्टम कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्द का निर्माण करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। शब्द की उत्पत्ति। ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं के लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। उदाहरण के लिए क्या है? ज्योग्राफी का एक अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया है, ठीक है। यह क्या है? ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण, ठीक है। क्या है? पृथ्वी का विवरण। यह 2 शब्द ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है।
दो शब्द कौन कौन से हैं? एक तो जी ई शब्द का अर्थ है पृथ्वी, और ग्राफिया शब्द का अर्थ है लिखना। ठीक है, ग्रीक शब्द दो शब्दों से मिलकर बना, पहला है जी और दूसरा है ग्राफिया। ठीक है, ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? ज्योग्राफी का। ठीक है, इसमें जी का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ है लिखना। ठीक है, और आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जानें। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें जैसे जियो है, अब जियो के साथ हम लॉजिया लगा दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जियोलॉजी। और जियोलॉजी का मतलब होता है पृथ्वी का अध्ययन करना। ठीक है, जियो के साथ हम मेट्री को जोड़ दें, मेट्रिया का शब्द को जोड़ दें जियो के साथ, तो ज्योमेट्री हो जाता है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का मापन। ठीक है, और जियो के साथ हम ओइड जोड़ दें तो जियोइड हो जाएगा, और जियोइड का अर्थ होता है पृथ्वी के आकार के अनुरूप। ठीक है, जियोइड का मतलब क्या है? पृथ्वी के आकार के अनुरूप। इस प्रकार से हम 3 प्रकार के शब्द बना सकते हैं जियो के साथ जोड़कर। जियोलॉजी, जिसका मतलब है पृथ्वी का अध्ययन। ठीक है, और ज्योमेट्री, जिसका अर्थ है पृथ्वी का मापन, और जियोइड, जिसका अर्थ है पृथ्वी के आकार के अनुरूप। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा मोहित हुआ है? खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि रात में जो आसमान में तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, उन्हें देखकर लोग क्या हैं? मोहित हो जाते हैं। ठीक है, खगोलीय पिंड उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं? खगोल शास्त्री कहते हैं। यानी कि आसमान में जो भी पिंड दिखाई देते हैं वो क्या है? खगोलीय पिंड। जो तारा हो, चाहे सूरज हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे ग्रह हो, उल्का पिंड हो, इनका सभी का जो गति से संबंधित जो भी अध्ययन करते हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं? अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहते हैं। और आर्यभट्ट प्राचीन भारत का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। ठीक है, आर्यभट्ट हैं जो प्राचीन भारत का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री है। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह और चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। परावर्तित सूर्य प्रकाश मतलब जैसे मान लीजिए ये सूरज है, अब सूरज प्रकाश दे रहा है और ये पृथ्वी है, तो सूरज प्रकाश पृथ्वी को प्रकाश देता है, तो सूरज के प्रकाश से पृथ्वी चमक रही है। ठीक है, और पृथ्वी क्या है? ग्रह है। ठीक है, और इसी प्रकार से उपग्रह भी चमकते हैं। ठीक है, किसके प्रकाश से? सूर्य की परावर्तित प्रकाश से। ठीक है, तो यह बात किसने बताई? आर्यभट्ट। ठीक है, जो भारत के प्राचीन खगोल शास्त्री हैं, उन्होंने यह बताया कि सूर्य प्रकाश के कारण, परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण जो ग्रह हैं, जो उपग्रह हैं, वो क्या है? चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्य को खोज रहे हैं। वर्तमान में भी बहुत सारे खगोलविद हैं जो ब्रह्मांड के रहस्य को खोज रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। ठीक है, सूर्य के हिसाब से कौन सा? सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। ठीक है, आकार में यह 5वां ग्रह है और सबसे बड़ा ग्रह, आकार में सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चिपटी हुई है। ठीक है,
यही कारण है कि इसके आकार को भू-आब कहा जाता है। भू-आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। ठीक है, यहाँ पर इसमें क्या दिया गया कि सूर्य है ये। ठीक है, अब सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी ग्रह कौन सा है? तीसरा ग्रह। पहला तो है बुध ग्रह, फिर शुक्र ग्रह और तीसरे नंबर पे पृथ्वी, यानी पृथ्वी के कितने नंबर पे? तीसरे नंबर पर। और आकृति के हिसाब से पांचवा बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, उसके बाद है शनि ग्रह, उसके बाद है अरुण, उसके बाद है वरुण और उसके बाद है पृथ्वी। ठीक है, तो 1 2 3 4 तो ये हो गए जो बाह्य ग्रह हैं। ठीक है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और पांचवें नंबर पर पृथ्वी आता है, सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, और पृथ्वी क्या है? ध्रुवों से थोड़ा चिपकी हुई है। ठीक है, जैसे ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिण ध्रुव है, इन दोनों से थोड़ा चिपकी हुई है। ठीक है, तो इस कारण इसे क्या कहते हैं? इसे भू-आब कहते हैं। ठीक है, इस आकृति को क्या कहते हैं? भू-आब। पृथ्वी के जो उत्तरी ध्रुव है, दक्षिण ध्रुव है, थोड़े चपटी आकार में है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है? भू-आब का अर्थ पृथ्वी के समान आकार। ठीक है, आगे चलते हैं। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थिति संभव केवल पृथ्वी पर पाई जाती है। ठीक है, इसमें क्या है? जीवन के लिए अनुकूल परिस्थिति संभव केवल पृथ्वी पर, यानी कि अभी तक नज़र में पृथ्वी पर ही जीवन पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि अनुकूल परिस्थितियां हैं पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाने के लिए। ठीक है, पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी है। ठीक है, पृथ्वी क्या है? न तो अधिक गर्म है न ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है। ठीक है, जीवन जीने के लिए पानी आवश्यक है, वायु आवश्यक है और जो पृथ्वी पर उपस्थित, इसी कारण से पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है। जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, पानी और वायु हमारे जीवन के लिए आवश्यक है ही। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें हैं, जैसे ऑक्सीजन। ठीक है, क्योंकि हम जो श्वास लेते हैं उसमें हम क्या ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के कारण ही हम जिंदा रहते हैं। जितने भी जीव हैं वो सब क्या करते हैं? ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। ठीक है, इन्हीं कारणों से क्या है? पृथ्वी सौरमंडल का अद्भुत ग्रह है, क्योंकि सौरमंडल में और अन्य ऐसा ग्रह नहीं है जिस पर जीवन पाया जाता है, केवल पृथ्वी पर ही जीवन पाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, यानी अंतरिक्ष यदि हम पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखें तो यह नीले रंग की दिखाई देती है। ठीक है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पर पानी से ढकी हुई है। ठीक है, पृथ्वी की जो 2/3 है, 2/3 जो सतह है, भूमि है, उस पर जल है। ठीक है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? नीला ग्रह, यानी पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पर 2/3 भाग पर जल पाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, चंद्रमा के बारे में पढ़ते हैं। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। हमारी पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। ठीक है, जो कि चंद्रमा है एक उपग्रह। इसका व्यास है पृथ्वी के व्यास के केवल 1/4 व्यास है, यानी कि जो चंद्रमा है उसका व्यास कितना है? 1/4। मतलब यदि पृथ्वी का व्यास 4 है तो चंद्रमा का व्यास कितना है? 1। ठीक है, यह इतना बड़ा है इसलिए प्रतीत होता है, यह इतना इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। ठीक है, अंतरिक्ष में अन्य खगोलीय पिंड भी हैं,
लेकिन चंद्रमा बड़ा प्रतीत इसलिए होता है क्योंकि ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। ठीक है, और जो खगोलीय पिंड है उनसे उनकी अपेक्षा ये सबसे नज़दीक है, इसलिए ये बड़ा दिखाई देता है। और यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य की दूरी कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरी की तुलना कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम यहाँ पर, इसको देखते हैं हम मानव निर्मित उपग्रह। एक तो उपग्रह हमने ये देखा चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा उपग्रह है, वो है कृत्रिम उपग्रह, प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है, चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह, और ये मानव निर्मित उपग्रह हैं जो मानव द्वारा अंतरिक्ष में छोड़े जाते हैं रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष में छोड़े जाते हैं। ठीक है, और रॉकेट, ठीक है, ये ऊपर छोड़ते हैं और ऊपर जो अंतरिक्ष में उपग्रह को प्रवेश दिया जाता है। ठीक है, उपग्रह को छोड़ दिया जाता है, इस उपग्रह को हम कृत्रिम उपग्रह भी कहते हैं। एक प्राकृतिक उपग्रह होता है, एक कृत्रिम उपग्रह। प्राकृतिक उपग्रह तो चंद्रमा है, और कृत्रिम उपग्रह जो मानव द्वारा अंतरिक्ष में छोड़े जाते हैं, ठीक है, उनको हम कृत्रिम उपग्रह या मानव निर्मित उपग्रह कहते हैं। आगे चलते हैं। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है। ठीक है, उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसमें क्या कहा गया है? उपग्रह क्या है? खगोलीय पिंड है जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। ये ग्रह है और ये उपग्रह है। तो उपग्रह क्या है? ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, मानव निर्मित उपग्रह ये कृत्रिम पिंड है। ठीक है, जो मानव द्वारा उपग्रह बनाए जाते हैं वो भी पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं, पर वो मानव द्वारा निर्मित किया जाते हैं, इसलिए उनको कृत्रिम पिंड या मानव निर्मित उपग्रह कहते हैं। ठीक है, यह वैज्ञानिकों द्वारा बनाया जाता है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? कृत्रिम उपग्रह का प्रयोग ब्रह्मांड की जानकारी लेने के लिए और संचार माध्यम के लिए उपयोग में लिया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है और एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाता है। ठीक है, पृथ्वी की कक्षा में क्या कर दिया जाता है? स्थापित कर दिया जाता है और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और ब्रह्मांड की ओर पृथ्वी में दूरसंचार का काम करते हैं, ब्रह्मांड की जानकारी देते हैं और दूरसंचार का काम करते हैं। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह हैं इनसैट, IRS और एडुसैट। ठीक है, अंतरिक्ष में उपस्थित भारतीय उपग्रह हैं, यानी भारत द्वारा छोड़े गए उपग्रह हैं इनसैट, IRS और एडुसैट। ठीक है, आगे देखते हैं। क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। यानी कि जब सूर्य से प्रकाश आता है, ठीक है, तो किस गति से आता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। कौन? प्रकाश। ठीक है, इस गति के बावजूद सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लेता है। ठीक है, प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना मिनट का समय लेता है? 8 मिनट का। और जबकि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलता है प्रकाश, तब जाके 8 मिनट में पृथ्वी तक पहुंचता है। ठीक है, आगे देखते हैं।
चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। इसमें क्या है, जो चंद्रमा है जो पृथ्वी के एक चक्कर कितने दिन में लगाता है, 27 दिन में पूरा करता है। और लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है। ठीक है, एक तो पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर 27 दिन में लगाता है। और लगभग इतने ही समय में जो चंद्रमा है वो अपने अक्ष पर घूम जाता है। ठीक है, अपने अक्ष पर घूमने का मतलब है जैसे पंखा एक ही स्थान पर रहते हुए घूमता है। ठीक है, उसी तरह चंद्रमा भी घूमता है और जो लगभग 27 दिन में पृथ्वी के चक्कर लगाता है उतने ही दिन में अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। जो चंद्रमा पर दिखाई देता है, चंद्रमा जो दिखाई देता है उसका भाग हम पृथ्वी से जब चंद्रमा को देखते हैं तो उसका हमेशा एक ही भाग दिखाई देता है। इसका कारण यह है कि उसकी परिक्रमण गति यानी पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता है वह गति, और चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमता है वह गति क्या है, लगभग एक समान यानी एक समय में पूरी करते हैं। ठीक है, चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, यानी कि वहाँ पर जीवन नहीं पाया जाता, जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। ठीक है, इसकी सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। चंद्रमा की सतह पर क्या है, पर्वत हैं, मैदान हैं, गड्ढे हैं जो हमें चंद्रमा पर छाया के रूप में दिखाई देते हैं। ठीक है, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। जब पूर्णिमा होती है यानी पूरा चांद दिखाई देता है उस समय आप चंद्रमा पर छाया देख सकते हैं, जिसे हम किसी भी कहानियों से जोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए एक पेड़ के नीचे एक औरत बैठी हुई है, जैसे पेड़ दिखाई देता है, ये पेड़ नहीं दिखाई देता है, वास्तव में ये क्या है, जो सतह पर पर्वत, मैदान हैं, गड्ढे हैं, उनकी छाया दिखाई देती है। आगे देखते हैं उल्कापिंड। उल्कापिंड क्या है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। ठीक है, सूर्य है, सूर्य के चारों ओर छोटे छोटे टुकड़े क्या है, चक्कर लगाते रहते हैं और इन छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं, उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। परिणाम स्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्कापिंड पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरते हैं, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। इसमें क्या है, जो उल्कापिंड है वो पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी जो प्रवृत्ति है वो पृथ्वी पर गिरने की होती है, और कभी कभी तो ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं और जब वायुमंडल से घर्षण करके ये जलने लगते हैं और एक चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है, जिसे हम टूटते तारे के नाम से देखते हैं। जो प्रकाश में एक चिंगारी की तरह चमकती हुई कुछ सेकंड के लिए दिखाई देते हैं, जिसे देखकर हम कहते हैं कि तारा टूटा। वास्तव में वो तारा नहीं होता, क्या होता है, उल्कापिंड होता है। और कभी कभी ये पूरी तरह से जल नहीं पाता है तो ये पृथ्वी की सतह पर आकर गिरता है, और जब आकर गिरता है तो एक गड्ढे का निर्माण करता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, जैसे ये क्षुद्रग्रह इस तरह के होते हैं, यानी उल्कापिंड इस तरह के होते हैं। आगे देखते हैं, क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है?
ये लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा मिल्की वे है। ठीक है, इसमें क्या है, जो आसमान में जो चमकदार चौड़ी पट्टी दिखाई देती है, ठीक है, खुले आसमान में चमकदार जो चौड़ी पट्टी, सफ़ेद पट्टी दिखाई देती है, वो क्या है, वास्तव में बहुत सारे तारों का समूह है। और बहुत सारे तारों का समूह ही क्या कहलाता है, आकाशगंगा कहलाते हैं, मिल्की वे, है ना। हमारा सौर मंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। ठीक है, जो हमारा सौर मंडल है वो आकाशगंगा यानी मिल्की वे का ही क्या है, एक भाग है। ठीक है, यानी कि लाखों तारे हैं। लाखों तारों में से एक तारा क्या है, हमारा सूरज है, और सूरज का ही एक क्या है, सौर मंडल है। ठीक है, तो लाखों तारों में से एक तारा सूर्य है, वही हमारा सौर मंडल है। इसलिए जो आकाशगंगा है उसका ही भाग क्या है, हमारा सौर मंडल है। ठीक है, प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की बहती नदी से की गई है। ठीक है, प्राचीन भारत में इसकी कल्पना किससे की गई है, आकाश में बहती नदी से की गई है। इसी प्रकार से इसका नाम आकाशगंगा पड़ा है। ठीक है, इसी प्रकार से इसका नाम क्या पड़ा है, आकाशगंगा। ठीक है, आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों एवं गैसों की प्रणाली है। ठीक है, आकाशगंगा क्या है, लाखों करोड़ों तारे, बादलों और गैसों का प्रणाली, मतलब इनका समूह है। लाखों करोड़ों तारे और बादल और गैस मिलकर किसका निर्माण करते हैं, आकाशगंगा का। ठीक है, आगे देखते हैं, इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी तरह इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। इसलिए देखो क्या है, देखो लाखों तारों मिलके किसका निर्माण करते हैं, आकाशगंगा का, और लाखों आकाशगंगाएं मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। और ब्रह्मांड का विशालता इतनी है कि हम इसको पूरी तरह से जान पाना हमारे लिए कठिन है। वैज्ञानिक इसको और जानकारी एकत्रित करने के लिए अध्ययन कर रहे हैं, इसकी जानकारी जुटा रहे हैं। ठीक है, पर हमें ये मालूम जरूर है कि हम इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। ठीक है, यहाँ पर समझें, यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से दिया गया है। जैसे ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के अंदर लाखों आकाशगंगाएं, आकाशगंगा के अंदर लाखों तारे हैं, और तारों का एक सौर मंडल है, और सौर मंडल के अंदर हमारी पृथ्वी, और पृथ्वी पर हम रहते हैं। तो ये हमारा संबंध है ब्रह्मांड के साथ। पृथ्वी पर हम रहते हैं, पृथ्वी सौर मंडल में है, और सौर मंडल आकाशगंगा में, और आकाशगंगाएं ब्रह्मांड के अंदर है। ठीक है, तो पूरा ब्रह्मांड है, हम क्या है, ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। ठीक है, आगे देखते हैं, क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं। आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौर मंडल का एक भाग है। हमारा सौर मंडल आकाशगंगा मिल्की वे का भाग है, जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े हम तथ्य पर विचार कीजिए। हमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद हैं। इस चित्र में आपका स्थान कहाँ है। ठीक है, यह चित्र हमने देखा है, इसमें इसके बारे में कहा गया है कि हमारा संबंध ब्रह्मांड के साथ किस प्रकार है। हम पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी जो सौर मंडल पे रहती है, और सौर मंडल आकाशगंगा और आकाशगंगा ब्रह्मांड का हिस्सा है। इस प्रकार से हमारा संबंध है। ठीक है, जैसे इस प्रकार से, जैसे ये पृथ्वी है,
पृथ्वी क्या है, सूरज के चक्कर लगाती है, सूरज है। ठीक है, अब सूरज है जो आकाशगंगा है, आकाशगंगा का हिस्सा है। ठीक है, और बहुत सारी आकाशगंगाएँ, ये बहुत सारी आकाशगंगाएँ मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करें। इस प्रकार से हमारा संबंध है। ठीक है, यहाँ तक हो गया पूरा। यहाँ पर पूरा पाठ समाप्त होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखने के लिए धन्यवाद।